जिस सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं, ग्रामीण भारत बंद दबाव बढ़ाने का क्या ये किया जा रहा है प्रबंध, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं, जिसका चौथा दिन है आज। किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल होल्ड पर है, लेकिन आज किसान संगठनों की अपील पर ग्रामीण भारत बंद की अपील की गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में ही नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ आप देख रहे हैं, दुकानों के शटर डाउन आपको नजर आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोग ही यहां बाजारों में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सन्नाटा पसरा हुआ। पंजाब के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने, बस स्टॉप, बस अड्डे, सड़कें, बाजार सब सुनसान। ग्रामीण भारत बंद, ये किसानों का आह्वान। शाम तक के लिए आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है और उसका असर पंजाब में जमीनी तौर पर नजर आ रहा है। और इससे पहले कल किसान नेताओं और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बातचीत हुई थी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, सुखद माहौल में बातचीत हुई, सिर्फ भरोसे पर सब संभव नहीं है, दिल्ली जाने के फैसले पर अभी भी कायम हैं। सुनाते हैं आप सरवन सिंह पंढेर ने इस बातचीत के खत्म होने के बाद, तीसरी दौर की जो बातचीत कल खत्म हुई है और अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को होगी, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। हम आज भी कह रहे हैं बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। तो सुन रहे थे आप सरवन सिंह पंढेर को। मुझे लगता है रामकृपाल सर को आना चाहिए। ये ग्रामीण भारत बंद का रामकृपाल जी जो किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, जिसका खासा असर भी नजर आ रहा है, ये दबाव बढ़ाने का प्रबंध किसानों की तरफ से? देखिए, मैं किसानों की तरफ से तो नहीं कहूँगा, आंदोलनकारियों की तरफ से जरूर है। रोमाना जी, जब हम कोई चीज़ करें तो कुछ तथ्य हमारे सामने होने चाहिए। मैं इस देश को एक आंकड़ा रख रहा हूँ कि इस देश में 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के जिनके पास है, ऐसे सिर्फ 7 या 8% लोग हैं टोटल पूरे देश में। पंजाब में जब ये आंदोलन हुआ था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में 86-88 की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें एक मांग की गई थी, जबकि वो बिल्कुल अलग की चीज़ थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि लैंड सीलिंग 14 एकड़ की जाए, जबकि पंजाब में 2 एकड़ से ज़्यादा होल्डिंग वाले सिर्फ 5% किसान हैं। और अगर आपको तथ्य हो तो जो टोटल एमएसपी आता है पूरे देश में जो है, उसका सबसे बड़ा कंजम्पशन वो होता है, सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा पंजाब में जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि ये जो 5% लोग हैं, सॉरी, ये जो लेस देन 5% लोग हैं, ये क्या पूरे देश के किसानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और अभी आपने एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि 70 साल से ये फैसला नहीं हुआ। तो 70 साल से ये फैसला नहीं हुआ, तो ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, तो आप नया इलेक्शन का वो है, कुछ दिनों बाद ही होने जा रहा है, इस समय आंदोलन करना जी, इसका क्या मतलब है? मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ, इसमें किसान कहीं नहीं है। किसान के नाम पर रेंज रोवर पर झंडा लगा करके जी, और आप जेसीबी लेकर के आप आएंगे आंदोलन करने के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु सर आपने यहाँ पर रखा। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, राजधानी दिल्ली से ही तस्वीरें आ रही हैं। ये दरअसल जो यूथ कांग्रेस है उसका प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, वो नजर आ रहे हैं, इस वक्त बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। ये जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जो आज सुबह खबर आई थी कि साहब कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, उसी को लेकर ये प्रदर्शन जो पहले से प्रस्तावित था वो प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वहां से फिलहाल कांग्रेस पार्टी को राहत मिल गई है,
जो खातों पर फ्रीज वाला फैसला इनकम टैक्स का था उसको हटा दिया गया है, मतलब वो रोक हटा ली गई है। अब कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हैं, लेकिन ये प्रदर्शन अभी देखने के लिए मिल रहा है दिल्ली की सड़कों पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस का पहरा, बैरिकेडिंग, और यहाँ देखिए किस तरीके से पीछे धकेलने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को की जा रही है, जो आगे बढ़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। फिलहाल वहां पर पुलिस का घेरा पुख्ता है और ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस दफ्तर के नजदीक की ही नजर आ रही हैं। वहीं से बाहर निकलकर कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन को करने पर आमादा। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इंतजाम सख्त किए गए हैं, बैरिकेड्स, और बिल्कुल बैरिकेड के सामने ही वो बस लगाई गई है जिसमें बिठाकर जाहिर सी बात है हिरासत में लेकर इनको प्रदर्शन से रोका जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और सुनने की कोशिश करते हैं फिलहाल क्या रहे हैं। लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक खाता खोलने नहीं देगा। इनको पता है कैसे ऑफिस चलना है, तो बिजली का बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, कर्मचारी को सैलरी देना पड़ता है। ये बीवी श्रीनिवास यहाँ पर मीडिया के सामने कह रहे हैं तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक खाता खुलेगा नहीं। वैसे खाता खुलने का फैसला तो ले लिया गया है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की तरफ से। ऐसे में अब ये प्रदर्शन और इस प्रदर्शन का औचित्य बचता क्या है, ये भी कहीं ना कहीं सवाल तो पूछा जाएगा। भी नहीं होगा, सवेरे ही आ गए होंगे आंदोलन करने के लिए जी। तो अभी जो लेटेस्ट खाता खुल गया है शायद इनको पता भी ना हो। नहीं, इन्हें पता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जनेंद्र के साथ में यही बिल्कुल यही मौजूद थे वहाँ पर। जी, जो खाता खोला है वो केवल अभी एक अंतरिम राहत है ना। एटी जब उस पर फैसला सुनवाई करेगा, बुधवार को सुनवाई होगी, उसके बाद क्या होता है। और वो उस एक्शन के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको लगता है कि भाई ये सरकार जो है वो कंट्रोल कर रही है और उनको दबाने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ ये है। इसको आप सिर्फ ये ना लगे फ्रीज किया गया था और उसको वापस कर दिया गया है, और को लेके स्पष्टता भी नहीं है, और अभी स्पष्टता भी नहीं है कि वो फ्रीज है। लेके स्पष्टता नहीं है, क्योंकि फ्रीज को लेके यदि स्पष्टता होती जी, तो जिस तरीके से ट्रिब्यूनल के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये नहीं कहा गया कि हम फ्रीज हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाता को संचालित रखिए। इसका मतलब है कि फ्रीज नहीं किया गया था। फ्रीज का जो शब्द है वो कांग्रेस की तरफ से लाया गया है और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजनीतिक मुद्दा बनाने का कांग्रेस की तरफ से लाया गया है और फ्रीज नहीं हुआ है तो बहुत गैर जिम्मेदारी की बात हो जाएगी। नहीं, फिर तो विवेक तनखा जो हैं वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए क्यों? और ये तो राहत वहीं से मिली है ना, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से राहत। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दिया गया। ठीक है, मुझे लगता है जरा सा हम एक बार ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। वो किसान आंदोलन वाला मामला वहां शंभू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों की तरफ से फिलहाल ये सहमति तो बना ली गई है कि रविवार जब चौथे दौर की बातचीत होनी है तब तक किसान दिल्ली की तरफ तो कूच नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ शंभू बॉर्डर पर अभी भी किसानों ने डेरा डाला हुआ है। सचिन हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ गए हैं, जरा जानते हैं सचिन से इस वक्त शंभू बॉर्डर पर क्या है तस्वीर, कैसी स्थिति है यहाँ पर। सचिन जी, आज किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिन है। किसानों ने बेशक यहाँ पड़ाव डाला है शंभू बॉर्डर पे, क्योंकि बातचीत जो है पिछले कल शुरू हुई है, अब एतवार को दोबारा बातचीत होगी, पर किसानों की संख्या में कमी नहीं है। एक तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सामने शंभू बॉर्डर की तरफ, आप देखेंगे तो हजारों किसान नजर आएंगे। दूर दूर तक जहां भी नजर जाती है वहां किसान ही किसान नजर आएंगे। और ये किसान जो हैं अब शांतिपूर्वक बैठे हैं। 13 तारीख से जब से इनका आंदोलन चला है, हालांकि आंसू गैस इस्तेमाल हुई थी किसानों के ऊपर और रबर बुलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई थी किसानों के ऊपर, पर अब जब बातचीत का रास्ता खुला है केंद्र सरकार से तो किसान लीडरशिप की कहने पे ये तमाम किसान जो है शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे पिछले कल भी जो है, हालांकि शाम के टाइम आंसू गैस जो है वो चली थी तकरीबन 8 बजे थोड़ी आंसू गैस जो है, पर आज जो है यहाँ पे बिल्कुल शांत है माहौल जो है। किसान हजारों की संख्या में यहाँ डटे हुए हैं। बिल्कुल, शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आज किसानों की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोई कोशिश की नहीं जा रही है। ऐसे में किसी तरीके का कोई गतिरोध फिलहाल शंभू बॉर्डर पर बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है। रविवार तक किसान जो हैं वो इंतजार करेंगे, और रविवार तक इंतजार इसलिए करेंगे क्योंकि रविवार को ही चौथे दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच होनी है। इस वक्त बंगाल में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो संदेश खाली जाने के लिए पहुंचा था, जिसको बंगाल पुलिस
संदेश खाली नहीं जाने दिया। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी की ये जो कमेटी है ये राज्यपाल से मुलाकात करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल जिसको संदेश खाली जाने से बंगाल पुलिस ने रोका, धारा 144 लागू होने का हवाला देकर, वो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अब राज्यपाल से मुलाकात करेगा बंगाल में। लोग अपॉइंटमेंट लेके और उसके बाद जल्द मिलके उनको अपनी बात जो है उनके सामने रखेंगे। एथिक्स कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे। एक महिला है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जिस तरह से जो है एक महिला मुख्यमंत्री होकर यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ध्वस्त हो चुकी है और महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला मुख्यमंत्री, महिला सांसद, महिला पुलिस, लेकिन फिर भी अगर वो वहां पर उनसे मिलने देने के लिए नहीं जाने देना चाहती है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सरकार जो है वो गुंडा राज उसका चल रहा है। जी, ये भी सुनने में आया है, बिल्कुल सुनने में आया है ये, और इसकी बात भी एक एक बात की रिपोर्ट जो है माननीय महामहिम को हम देंगे। हमें किसी की तरफ से ये पता लगा है कि जो महिलाएं अपनी बात को रख रही थी हम लोगों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और उसमें जो है उन्हीं महिलाओं को पुलिस जो है वहां पर अब मारपिटाई उनके साथ कर रही है। सुनीता दुग्गल, सांसद हरियाणा। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद है। श्रीनिवास, बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर पहुंचा था संदेश खाली जाने के लिए, क्या अब यहाँ से हट गया है? राज्यपाल से मुलाकात करने की बात सुनाई पड़ी अभी हमें, सुनीता दुग्गल कह रही थी जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी, तो क्या अब ये लोग कोलकाता के लिए रवाना हो गए यहाँ से? जी रोमाना, अब यहाँ से प्रतिनिधिमंडल लगभग तकरीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद अब यहाँ से वापस कोलकाता जा चुका, और इनका ये कहना था, तमाम प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई, इनका ये कहना था कि ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे, और इसके साथ साथ ये भी कहना था कि वो स्वराष्ट्र मंत्री यानी कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, उनका ये कहना था कि कम से कम 2 मंत्रियों को, जो 2 महिला मंत्री हैं, उन लोगों को भी जाने दिया जाए, क्योंकि 2 लोगों के जाने में धारा 144 का उल्लंघन कहीं नहीं होता। लेकिन इस बात पे भी विवाद हुआ और वो तस्वीरें भी हमने देखी जब मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस की एक वक्त पे धक्का मुक्की हुई। लेकिन फिलहाल अब यहाँ से ये लोग जा चुके हैं, और आप देख सकती हैं कि एक साइड ये रास्ता खोल दिया गया है जो रास्ता सीधे उस गांव संदेश खाली तक जाता। और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वहां की तमाम महिलाओं से वीडियो कॉल के ऊपर बात की है। जो तस्वीरें हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई है, तो अभी यहाँ पे ये माहौल है। लेकिन मैं बता दूं रोमाना, आने वाले दिनों में ये जगह राजनीति का अखाड़ा बना रहेगा। मैं अभी से बता दूं कि अगले 2 घंटे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुलगता संदेश खाली, और इसको लेकर टीएमसी जो है वो यकीनन घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सियासी आर पार का ये एक नया मुद्दा बीजेपी और टीएमसी के बीच बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी पॉलिटिकल न्यूज, कांग्रेस के बैंक खाते इनकम टैक्स द्वारा फ्रीज किए जाने के मामले में यूथ कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिशें की हैं, बाद में कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। ये मामला देखिए आज सुबह गरमाया जब अजय माकन मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये जानकारी दी कि साहब कांग्रेस के कई खाते जो हैं वो फ्रीज करने का फैसला इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लिया गया है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन, उन्होंने सोशल मीडिया पर ताजा पोस्ट किया है और कह रहे हैं कांग्रेस के खातों को लेकर अब सस्पेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि खाते में 115 करोड़ रखने को कहा गया है। हमारे खाते में 115 करोड़ नहीं है, ये कह रहा है अजय माकन का, मतलब अभी भी खाता फ्रीज है, ये कहना है अजय माकन का। अब से कुछ देर पहले आप जानते हैं कांग्रेस के ही एक और नेता विवेक तनखा जो मीडिया के सामने आए थे, जिनकी तरफ से खुद ये जानकारी दी गई थी कि इनकम टैक्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां वो पेश हुए और उनकी तरफ से ये राहत मिल गई है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं होंगे। लेकिन अब एक नया पेच, नया सस्पेंस बढ़ता हुआ अजय माकन के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद। तो अभी स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज हैं नहीं हैं, कांग्रेस को राहत मिली है नहीं मिली है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी की बात, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो रूट है वो बदला गया है।
सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो निकलेगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल होते हुए बुलंदशहर, अलीगढ़ होकर राहुल की यात्रा गुजरेगी। आज राहुल गांधी की यात्रा चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। इससे पहले बिहार के सासाराम में सभा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया था। एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन आस्ते 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 उनसे छीनी जा रही जी। हमें देश के विकास का कोई इतराज नहीं है जी। नहीं, सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है जी, वो किसान विरोधी है। किसान विरोधी है, सब बिल्कुल। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे कितना मिलेगा कांग्रेस पार्टी को सियासी नफा, ये अपने आप में एक सवाल है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जाएगी यात्रा, मतलब राहुल का ये किसान एजेंडा जो है ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस को एक तो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनानी है, और अभी जब वेस्टर्न यूपी को मेरे ख्याल से इसलिए भी लिया गया क्योंकि जयंत चौधरी वहां से निकल गए हैं, तो एक स्पेस उनको लग रहा है कि उस पर फिर से फोकस किया जाए। जयंत चौधरी को, जाटों को, किसानों को किस तरह से लिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की जमीन वहां पर कहीं भी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस रूट को बदलने की एक बड़ी वजह यही लगती है कि जयंत चौधरी का जो स्पेस बचा हुआ है, जिसको समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था, उसमें से कुछ जमीन को कांग्रेस अपनी तरफ शामिल कर सके। और किसानों का मुद्दा वेस्टर्न यूपी से सीधा सा जुड़ा हुआ है। राकेश शुक्ला जी, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी वाला इलाका जो है वो किसानों के प्रबुद्ध वाला इलाका माना जाता है, और ऐसे में राहुल गांधी जो पहले ही किसानों की जो मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम तो दे देंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इसीलिए यात्रा भी उस दिशा में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब यात्रा निकालने की बात हुई सेकंड फेज की, तो नाम, दिशा और दृष्टिकोण मुझे लगता है ये स्पष्ट होना चाहिए। बार बार जो यात्रा का रूट बदला जा रहा है, ठीक है राजनीतिक तौर पे आपको लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हमें जाना चाहिए, लेकिन जिस रूट से आप पहले से तय करके चल रहे हैं, इधर आपको समय भी कम करना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश इस समय पर बहुत उर्वरा है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जिस तरीके के समीकरण बिठा के चल रही है, कांग्रेस वहाँ पीछे है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का वहाँ अच्छा खासा स्कोर है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठ के सारी चीज़ों को निपटाना चाहिए। अपने दम पे जाके वो क्या करना चाह रहे कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सही। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां तक आप किसान मुद्दे की बात करें तो इस बार के आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का किसान शामिल नहीं है, सिर्फ पंजाब का किसान शामिल है। और मुझे लगता है भारतीय इतिहास में ये पहला आंदोलन है, इतना हाईटेक आंदोलन किसानों का हो रहा है, जिसमें बढ़िया कहना चाहिए कि मॉडर्न तरीके के ट्रैक्टर हैं, बड़ी उच्च महंगी हुई गाड़ियां हैं। यदि किसान ये हैं तो फिर एमएसपी की जरूरत क्यों है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि देश के जो आम किसान है वो शायद इस आंदोलन से खुद को कनेक्ट ही ना कर पाए। इस बीच देखिए सासाराम में जब राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव जुड़े तो एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। तेजस्वी यादव बाकायदा खुद जिस गाड़ी में राहुल गांधी सवार थे उस कार को ड्राइव करते हुए नजर आए। राहुल गांधी को बिठाकर तेजस्वी यादव यहां पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने है, गाड़ी में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ड्राइविंग सीट पर यहां तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यही तो पॉलिटिकल तस्वीर है जी बिल्कुल। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल, यही बिहार हिंदुस्तान की के अंदर पॉलिटिकल ड्राइविंग तस्वीर है। सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है उत्तर प्रदेश जहां रूट बदला जा रहा है, रामकृपाल जी आना चाह रहे हैं, वहां क्या ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव? बस आ रही हूँ, ले गए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मेरा डोमेन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस जल्दी से रामकृपाल जी। तुम्हारे डोमेन में नहीं, अभी तो हम बिहार के डोमेन में हैं। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस की यही ट्रेजेडी है, एक राष्ट्रीय पार्टी की गाड़ी क्षेत्रीय पार्टियां चला रही हैं।
ठीक है। और जो अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां विनोद जी इनका इलाका है, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी पंक्ति है। उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। लेकिन बात वही है कि जीतने के लिए भी जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। उसके पास जमीन ही नहीं है बची हुई। जी विनोद जी आइए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहाँ कई जिलों में 40 से 45% तक मुस्लिम आबादी है, और कांग्रेस का जो फोकस है इस पूरे उसमें कि मुस्लिम आबादी को अपने साथ लेना, अपनी ज़मीन बनाने के लिए। इसीलिए जब जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है उसका आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बेस बोर्ड है वो नहीं है, वो संभल से शुरू होता है। उनका जो यादव वोट है, पिछड़ा वोट है। इसलिए कांग्रेस यहाँ एक संभावना ये देख रही है कि अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालती है राहुल गांधी की, तो जैसे सहारनपुर है, वहाँ इमरान मसूद उसके बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी तरह मुजफ्फरनगर में उनके वो हरिंद मलिक के बेटे पंकज मलिक थे, शायद पता नहीं है कि नहीं। इस तरह कुछ जगहों पर उनके कुछ उम्मीदवार हैं जो अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में है अगर मुस्लिम उनके साथ आ जाएं। तो इसके पीछे एक रणनीतिक ये भी है, इसीलिए यात्रा का रूट बदला गया है। वरना अगर जयंत चौधरी यहाँ रहते तो ज़्यादा सीटें जयंत चौधरी को मिलती, बाकी समाजवादी पार्टी रहती। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जब सीट बंटवारा करेंगे तो उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भी दावा करेंगे। तो मतलब इसके पीछे कारण ये है। आप इसे सवाल है 2019 में जब हमने देखा था तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका, और जब सीटों का बंटवारा हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी में, तो यहाँ की सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। तो इस बार आप कह रहे हैं कि वो सीटें बहुत संभव है कांग्रेस के खाते में जाएं गठबंधन में। हाँ, उतनी नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दावा करके, जैसे सहारनपुर की सीट है, हाँ। जैसे आपकी जो है ये मेरठ की सीट है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस दावा कर सकती है। और उनके लिए अब वो कितना अखिलेश जी तैयार होंगे कितना, लेकिन इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा का रूट वहां लगाया गया है, ये मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन शुक्ला जी क्या ये तस्वीर ऐसी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी जैसे बिहार में मिली है कि ड्राइविंग सीट पर बैठे होंगे अखिलेश यादव, जैसे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, और बराबर वाली सीट पर राहुल गांधी? अखिलेश जी ने साफ कहा है कि रायबरेली नज़दीक है, वहां हम जाएंगे, लेकिन वो वाहन चलाएंगे इसकी संभावना नहीं है। गाड़ी में बैठ के वो सारथी बनेंगे इसकी संभावना नहीं, क्योंकि वो खुद ही वहां पे बड़े नेता के रूप में है और कांग्रेस को गिनती की सीटें दे रहे हैं। अभी विनोद जी एक बात बोल रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेके, तो क्या इसका मतलब ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है, जो खासतौर पे बीएसपी और सपा के साथ माना जाता है, वो सपा को छोड़ के कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, या राहुल गांधी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं? ये बड़ा अलग तरह का विषय है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेके मुझे लगता है सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, दोनों को फोकस करके चलना चाहिए, तब कहीं जाके वहां पे अपने ठौर बना सकते हैं। सर एक मिनट, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुस्लिम चला ही जाएगा, प्रयास करना है, कोशिश कांग्रेस की है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी तुमने बंगाल के सवाल पर कहा चूंकि वहां पर कांग्रेस का कोई बेस नहीं इसलिए मुसलमान नहीं जाएगा। यूपी में कौन सा कांग्रेस का बेस है जो मुसलमान चला जाएगा? सर भैया बंगाल में एक विधायक जीता था, यूपी में 2 विधायक हैं कांग्रेस के। मैं इसलिए कह रहा हूँ देखो ये सब 2019 के चुनाव के नतीजे कर देखेंगे। 22 का चुनाव देखो ना, 22 का चुनाव देखो, 22 के चुनाव में ये सब, अब तुम्हारे इमरान मसूद ये सब सारे तो थे। नहीं, इमरान मसूद नहीं थे, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी चले गए। नहीं देखिए, आप जब लोकसभा चुनाव की बात, एप्पल कांट बी कंपेयर विद द पोटैटो। जब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है तो लोकसभा चुनाव लोकसभा नहीं, बंगाल और उत्तर प्रदेश फर्क है, फर्क है। बंगाल में फर्क ये है, बंगाल उत्तर प्रदेश में, बंगाल से सोनिया गांधी राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते रहे। बंगाल से आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का भले विधानसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट मिली, उसको तुम कह रहे हो कांग्रेस का बेस है। अब और आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं 2022 मुझे ठीक है, एक मुझे बोलने दीजिए सर। आप 2019 सेकंड नंबर पे थी, अरे 22 का तभी तो आप नंबर पे है। अब आप इसका मतलब पार्टी प्रयास ही न करें, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दें। अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बंगाल में भी बंगाल में क्या ना यात्रा, जब तुमने कहा कि बंगाल में कोई फायदा नहीं, बंगाल मैं वही जानना चाहता हूँ यूपी में कैसे फायदा है, क्योंकि बता रहे हैं सर, सुनिए ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का वो आधार नहीं है जो बाकी सारे उत्तर प्रदेश में है उनका। बंगाल में ममता का पूरे प्रदेश में आधार है,
पूरे पैन बंगाल है। और अब माइनॉरिटी जयंत उनके चौधरी साथ अगर होते तो शायद वेस्टर्न यूपी में यात्रा नहीं आती। क्योंकि जयंत चौधरी उधर चले गए हैं तो कांग्रेस की संभावना देख रही है कि यहाँ पर जो है अगर वो जाएंगे तो शायद उनका वोट परसेंटेज कुछ बढ़ सके। ठीक है। और जयंत चौधरी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जाट समीकरण बनाने का प्रयास किया गया था वो फेल हुआ 2019 के चुनाव में, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। इसका मतलब है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान जयंत के साथ भी नहीं था, वो बसपा और सपा के साथ ही था, कांग्रेस के साथ भी नहीं था। जहां तक एसपी के साथ आने से जयंत चौधरी को 2022 विधानसभा चुनाव में फायदा मिला और उनके विधायक जीतकर भी आए। 9 विधायक उन्होंने जीते एलटी में। और हम लोकसभा की बात लोकसभा में 2019 में भले ही वो सीटों में तब्दील ना हो पाए। हारे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार से नहीं हारे हैं। ठीक और है, ये ठीक जो है आप पिक्चर की जी। बात करें ना, अखिलेश जी क्या ड्राइव करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ वैसे ये पॉजिटिव पिक्चर है कि तेजस्वी जी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं राहुल जी के, लेकिन ये त्रासदी भी है, नेगेटिव भी है कि कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर रीजनल पार्टीज बैठ रही हैं। इसको भी तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है अगर वो नजर आए ड्राइविंग सीट पर तो ये अखिलेश के लिए ही कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिव मैसेजिंग जाएगी और जो साइड वाली सीट है उस पे कांग्रेस पार्टी नजर आएगी बैठी हुई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री इसकी होनी है आज। और इस बीच कल खबर आई थी कि प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि आज प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। तबियत खराब होने की वजह से वो चंदौली नहीं जाएंगी। कल तक ये खबर थी कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करेंगी चंदौली में जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में एंटर कर रही होगी। तबियत खराब है और इस वजह से प्रियंका गांधी शामिल नहीं होंगी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में।